इजराइल हमास के वॉर में हमें एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है और इजराइल और हमास दोनों के द्वारा किए जाने वाले वॉर क्राइम या फिर जेनोसाइड को अब फाइनली दुनिया के अलग अलग देशों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा रहा है, नोटिफाई किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के हेड बेंजामिन नेतन्याहू, उनके दूसरे मिनिस्टर्स और हमास के लीडर यानी चीफ, इन तीनों को वॉर क्राइम में पूरी तरीके से दोषी पाया है और यह कहा गया है उनके खिलाफ कि इनको बेसिकली अरेस्ट किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बेसिकली क्या कहानी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है और क्या सच में अब बेंजामिन नेतन्याहू अरेस्ट होंगे? क्या ये आईसीसी का जो डिसीजन है वो अलग अलग कंट्रीज पर, चाहे वो मेंबर्स हो या मेंबर्स नहीं हो, उन पर बाइंडिंग होता है या नहीं? इन्हीं चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। लेकिन आईसीसी के इस डिसीजन या वर्डिक्ट को हम समझे उससे पहले आप सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए चहल एकेडमी एक स्कॉलरशिप लेकर आई है। आप सभी वो एस्पिरेंट्स जो फाइनेंशियल हर्डल्स या ऑब्स्टेकल्स की वजह से अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू नहीं कर पा रहे और आईएएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए चहल एकेडमी रिकॉर्डेड लेक्चर्स जीएस के प्रीलिम्स और मेंस के प्रोवाइड करेगी। और जिन जीएस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को हम आपको पहले 49,999 रुपीज में देते थे, उसमें आपको सीधे 50% की स्कॉलरशिप दी जाएगी और वही रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको सिर्फ 24,999 रुपीज में मिलेंगे, जिसमें सारे लेक्चर्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू की आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस, मेंटरिंग और कुछ हद तक काफी कंटेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर दिया जाएगा। तो वापस आते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर न्यूज पर। आईसीसी यानी कि बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू को, उनके जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्हें, और हमास के जो लीडर हैं मोहम्मद दीफ, इन तीनों को बेसिकली जो वॉर क्राइम है उसके लिए यहां पर दोषी पाया गया है और इनके अरेस्ट के लिए यहां पर कहा गया है। लेकिन जो रिएक्शन हमें इजराइल की तरफ से देखने को मिला है आईसीसी के इस डिसीजन पर, उनके लिए यह कहा गया है कि यह पूरी तरीके से एंटी सेमिटिक है। यहां पर जो आईसीसी पूरी तरीके से एक जजमेंट दे रहा है, आईसीसी के जजमेंट के बारे में इजराइल ने यह कहा है कि आप सिचुएशन को समझ नहीं रहे हैं, इतिहास आपको मालूम नहीं है, और अगर आप हमास के लीडर के खिलाफ ये जजमेंट लेकर आते हैं तो हम आपके समर्थन में हैं, लेकिन इजराइल के खिलाफ किसी भी तरीके का वर्डिक्ट हम किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सीधी सी बात है कि यही हम लोगों ने उम्मीद की थी कि इजराइल की तरफ से इसी तरीके का जो अग्रेसिव स्टेटमेंट है वो बेसिकली हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली जो आईसीसी ने इशू किया है, ये अरेस्ट का जो वारंट है, वो बेंजामिन नेतन्याहू तो इसमें शामिल है ही, लेकिन जो बेंजामिन नेतन्याहू के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे याव गैलेंट और जो सीनियर हमास ऑफिशियल हैं, इन तीनों के लिए बेसिकली कहा गया है कि करीबन इनको जो पिछले 13 महीनों से यहाँ पर जो अटैक चल रहा है, ह्यूमैनिटी पे जो वॉर चल रहा है, जो बेसिकली इंसानियत के खिलाफ जो यहाँ पर युद्ध छेड़ा गया है, इसमें इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। अब ये जो बेसिकली न्यूज है, लेकिन यूपीएससी के लिए ज्यादा जरूरी यह है कि आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में समझने की कोशिश करें। अब ये जो आईसीसी है, इसे 2002 में एस्टैब्लिश किया गया था, रोम स्टैचू नाम की एक ट्रीटी थी उसके द्वारा, और इस पर्टिकुलर आईसीसी में इस तरीके के केसेस चलते हैं जहां पर जेनोसाइड होता है या फिर बेसिकली वॉर क्राइम होता है, जब युद्ध होते हैं दो देशों के बीच में, तो उस युद्ध में जब आर्मी एक दूसरे की आर्मी पर अटैक न कर मासूम या इनोसेंट लोग जो होते हैं उनकी भी हत्या करती है, उनको भी नुकसान पहुंचाती है, इसे हम वॉर क्राइम कहते हैं। और दुनिया भर में जितने भी जेनोसाइड और वॉर क्राइम चल रहे हैं, उनको रोकने के लिए और उनके खिलाफ वर्डिक्ट और डिसीजन देने के लिए 2002 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था। अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो नीदरलैंड का जो द हेग है, यहां पर बेसिकली आपको इसका हेडक्वार्टर जो है देखने को मिलेगा। और जब हम लोग ये रोम स्टैचू की बात करते हैं तो रोम स्टैचू बेसिकली एक ट्रीटी है जिसके थ्रू यहां पर जो आईसीसी है उसको बनाया गया था। अगर टोटल मेंबर्स की हम लोग बात करें तो कुल मिलाकर आपको 123 मेंबर्स जो है सिग्नेचरी आपको इस ट्रीटी या स्टैचू की देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसके मेजर मेंबर्स की बात करें, दुनिया के मेजर देशों की, तो वो आईसीसी के मेंबर नहीं है। उदाहरण के तौर पर चाइना, यूएसए, रशिया जो है आपको आईसीसी के मेंबर के तौर पर नहीं देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आईसीसी में बेसिकली आपको 4-5 अलग अलग हायरार्की देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर एक है प्रेसिडेंसी, ये बेसिकली क्या है कि आईसीसी की पूरी जो फंक्शनिंग है उसको हैंडल करता है।
दूसरे नंबर पे जुडिशियल डिवीजन आता है, यानी जितने भी केसेस चलते हैं, जितने भी ट्रायल्स चलते हैं, वो जुडिशियल डिवीजन यहाँ पर हैंडल करता है। इसके अलावा ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर होता है, यानी इन्वेस्टिगेशन करने का जो काम होता है, या फिर जो केस लड़ने का काम होता है, प्रोसिक्यूट करने का काम होता है। जैसे हम लोग अपनी अदालतों में वकीलों को या एडवोकेट को देखते हैं, उसी तरीके का काम यहाँ पे प्रोसिक्यूटर का होता है। और फिर फाइनली एक एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर कोर्ट के जो अदर फंक्शन या ऑपरेशंस होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए हमें रजिस्ट्री नाम का यहाँ पर एक और डिपार्टमेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग इसके इंप्लीकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करना होगा, जो इंटरनेशनल लेवल पर आता है। यानी कि बेसिकली ये जो डिसीजन दिए जाते हैं आईसीसी के द्वारा, वो किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा भी दिए जा सकते हैं, ग्रुप के लिए भी दिए जा सकते हैं जो किसी भी तरीके के जेनोसाइड करते हैं या फिर बेसिकली जो वॉर क्राइम है वो यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेन है उसको यहाँ पर समझे कि आईसीसी ने बेसिकली ये जो डिसीजन दिया है या वर्डिक्ट दिया है, इसमें बेसिकली इजराइल ने तो इस पूरे के पूरे डिसीजन को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है, एंटी सेमेटिक इसको बताया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आईसीसी ने इस तरीके का डिसीजन या वर्डिक्ट इजराइल के अगेंस्ट दिया है तो इजराइल के जो रिलेशंस हैं दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वो काफी हद तक डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल के बीच में जो कम्युनिकेशन वॉर चल रहा है उसकी नजर दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर भी होगी। सबसे बड़े चैलेंज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट की बात है, क्योंकि आईसीसी ने यहाँ पर डिसीजन तो दे दिया है, लेकिन ये भारत की कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है जिसका डिसीजन पूरी तरीके से भारत के नागरिकों पर बाइंडिंग होगा। लेकिन ये जो बेसिकली डिसीजन है ये बाइंडिंग नहीं होता है, किसी को मानना है तो वो माने, न मानना है तो न माने। और अगर कोई नहीं मान रहा है यहाँ पर तो बेसिकली उस पर्सन को किस तरीके से फोर्स किया जाएगा इसके बारे में भी कुछ भी गाइडलाइन में नहीं लिखा है। यानी कि आईसीसी एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी इंडिविजुअल या ग्रुप के खिलाफ अगर किसी भी तरीके का वर्डिक्ट देती है तो उसे अपने जो बेसिकली मेंबर कंट्रीज हैं उनके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। बिना कोऑपरेशन के इनकी डिसीजन को इंप्लीमेंट करना नहीं के बराबर बेसिकली पॉसिबल है। अब यहां पर जो सीज फायर एफर्ट्स है वो बेसिकली लाने की कोशिश कर रहा था आईसीसी को ये लगा कि अगर इजराइल के जो ऑफिसर्स हैं, हेड हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर हमास के अगर हम लोग ऑफिशियल्स की बात करें, उनके खिलाफ अगर किसी भी तरीके का ये डिसीजन हम लोग लेकर आते हैं तो शायद उन दोनों पर इनडायरेक्टली हम लोग ये प्रेशर ला सकते हैं कि आप किसी भी तरीके का पीस नेगोशिएशन करिए। बट वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं दिखता है, क्योंकि इजराइल जो है अपनी आइडियोलॉजी के साथ ही चल रहा है और वो किसी एक पर्टिकुलर एम को लेकर चल रहा है। और आईसीसी जैसे नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात पर इजराइल सिर्फ एक स्टेटमेंट देगा, उससे ज्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं देगा जहां तक हमें लग रहा है। अब एक और चीज यहाँ पर बहुत बड़ी है कि दुनिया का जो पूरा ध्यान है आईसीसी ने इजराइल की तरफ इसके लिए बेसिकली किया है कि ह्यूमैनिटी को इजराइल के द्वारा यहाँ पर बहुत ज्यादा बेसिकली नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि गाजा की जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसके खिलाफ तो यहाँ पर अत्याचार हो ही रहे हैं। क्योंकि बेसिकली इजराइल यहाँ पर हमास के टेररिस्ट को तो मारता है, लेकिन पैलेस्टाइन जो मुस्लिम्स हैं जो बेसिकली टेररिज्म से जिनका कोई लेना देना नहीं है उनको भी बेसिकली यहाँ पर मार रहा है। यानी जो सिविलियन है उनकी जो बेसिकली किलिंग्स है यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है। अब जो पॉलिटिकल रिलेशन है इजराइल के वो कहीं ना कहीं बेसिकली इससे इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या है कि सिर्फ इजराइल की जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जो नेतन्याहू की है, उसके अलावा इजराइल की जो ऑपोजिशन की पार्टी है वो भी यहाँ पर आईसीसी को क्रिटिसाइज कर रही है। इजराइल इकलौता ऐसा देश है जिसमें हमें एक खासियत देखने को मिलती है कि जब कंट्री पे बात आती है तो क्या रूल कर रही गवर्नमेंट और क्या ऑपोजिशन, वो दोनों एक ही पक्ष में आ जाते हैं और देश के फेवर में यहाँ पर बात करते हैं। इंडिया जैसी हालत हमें देखने को नहीं मिलती इजराइल में कि देश पर बात आ गई है, लेकिन फिर भी हम लोग ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ और कह रही है और ऑपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट का साथ यहाँ पर नहीं दे रही है। अब डिसीजन जो है वो बेसिकली इसको यहाँ पर चैलेंज करने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल ने तो अपना एक स्टेटमेंट दे ही दिया है, लेकिन हमास के लिए भी यहाँ पर बोला गया है। अब हमास जैसे जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है प्रैक्टिकली देखें तो वो आईसीसी की रीच से ही बाहर है, क्योंकि क्या है कि हमास जो है वो पैलेस्टाइन का बेसिकली एक पार्ट है। ठीक है, अब हमास जो है वो कंट्री तो है नहीं, ग्रुप है, और पैलेस्टाइन को तो कंट्री मानने को तैयार ही नहीं है आधी से ज्यादा दुनिया। वैसे हम लोग भी नहीं मान रहे, क्योंकि हम तो इजराइल के फेवर में, हम मतलब इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, हम तो न्यूट्रल है। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि हमास जो है आईसीसी की पूरी तरीके से रीच से बाहर है, क्योंकि वो मेंबर कंट्री नहीं है और नॉन मेंबर कंट्री में भी उसको नहीं लिया जा सकता है। और अगर आप इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं डिसीजन तो किससे करवाएंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि सर आप इन्फोर्समेंट करवाएंगे कैसे? आपने बेसिकली स्टेटमेंट दे तो दिया, वर्डिक्ट दे तो दिया, लेकिन इन्फोर्समेंट का किसी भी तरीके का रूल्स रेगुलेशन आपके पास नहीं है। यानी पूरी तरीके से जो बेसिकली इफेक्टिवनेस होती है
वो यहाँ पर नहीं के बराबर है आईसीसी के इसमें। अब जुरिस्डिक्शन से भी बेसिकली रिलेटेड बहुत ज्यादा हमको इश्यूज जो है वो बेसिकली देखने को मिलते हैं, क्योंकि यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया जैसी बड़ी बड़ी जो मेजर कंट्रीज हैं वो आईसीसी को कुछ मानती नहीं, क्योंकि ये उसके मेंबर ही नहीं है। अब जो सुपर पावर से अगर वो आईसीसी के मेंबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो सेकंड कैटेगरी की कंट्रीज हैं वो भी आईसीसी जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोर्ट है उनके डिसीजन को सीरियसली नहीं लेगी, क्योंकि यूएसए ही जब कुछ नहीं कह रहा है तो बाकी कंट्रीज भी यहाँ पर इग्नोर करने के लगती हैं यहाँ पर। अब ये जो बेसिकली इंटरनेशनल जस्टिस है, हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर पॉलिटिकली कोई इफेक्ट कर पाए इजराइल को। हो सकता है कि कुछ देश अब बेसिकली आईसीसी के इस डिसीजन के नाम पर बार बार पलटवार करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर एक और चैलेंज है कि आईसीसी पर यह भी आरोप लगता है कि ये बेसिकली क्या करते हैं कि इंडिविजुअली किसी को टारगेट बना लेते हैं और इंडिविजुअली बार बार उसके अगेंस्ट यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, डिसीजन देते हैं, यानी कि पार्शियल जो है डिसीजन इनका किसी के फेवर में और किसी के अगेंस्ट में रहता है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर इजराइल और पैलेस्टाइन का जो इनका वर्डिक्ट है वो इकलौता नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने अफ्रीकन यूनियन के खिलाफ कोई वर्डिक्ट दिया था जिसमें अफ्रीका के लगभग सारे देशों ने आईसीसी को क्रिटिसाइज किया था और ये सीधा सीधा आरोप लगाया था आईसीसी पर कि आप बेसिकली पक्षपात कर रहे हैं हमारे साथ। अब प्रॉब्लम एक और यहाँ पर एक आती है, चैलेंज एक और आता है कि जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो बेसिकली हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि आईसीसी ने ये जो बेसिकली डिसीजन दिया उसकी विटनेस क्या है, क्या आपने ग्रास रूट लेवल पर जाकर किसी भी तरीके की जांच की है या फिर आपने बेसिकली कोई वहां पर आई विटनेस का इस्तेमाल किया है। अब आई विटनेस का इस्तेमाल किया तो बेसिकली उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये इन्वेस्टिगेशन भी सही तरीके से की गई है कि नहीं की गई है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब जो कंट्रीज आईसीसी की मेंबर नहीं है वो तो कोऑपरेट नहीं कर रही आईसीसी से किसी भी मुद्दे पर, और जो कंट्रीज बेसिकली मेंबर है क्या वो भी सीरियसली ले रही हैं, क्योंकि आईसीसी के पास खुद ऐसी कोई एक इंपॉर्टेंट बॉडी नहीं है जिसके जो बेसिकली डिसीजन होते हैं, वर्डिक्ट होते हैं, वो बाइंडिंग हो। यानी कि अगर मैंने आपके खिलाफ कोई डिसीजन दे दिया और आपको किस तरीके से मुझे सजा देनी है अगर मेरे पास वो गाइडलाइन नहीं है तो मुझे अपने अलावा 20 लोग और लगेंगे आपको मजबूर करने के लिए कि मैं आपको सजा दूं, और वो भी डायरेक्टली नहीं दे पाऊंगा, इनडायरेक्टली दे पाऊंगा, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाऊंगा, दूसरे देशों को बोलूंगा कि आपसे किसी भी तरीके का रिलेशन ना रखे, जो कि बहुत लंबी प्रोसेस होती है। और दूसरा देश आईसीसी की क्यों बात मानेगा, क्योंकि हर कंट्री की खुद की अपनी इंटरनेशनल रिलेशन की पॉलिसी होती है, अपना खुद का एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो होता है। अब बात यहां पर एक और चीज है कि जो पावरफुल स्टेट है उनको पूरी तरीके से यहां पर इम्यूनिटी मिली हुई है। अब आईसीसी एक बार जरा हिम्मत करे कि यूएसए के खिलाफ वर्डिक्ट दे जरा, या चाइना के खिलाफ वर्डिक्ट दे, या फिर एक काम करे रशिया के खिलाफ वर्डिक्ट दे, क्योंकि ये तो उनको सीरियसली ले नहीं रहे। रशिया के खिलाफ अगर वर्डिक्ट देगा तो रशिया बोलेगा कि यूक्रेन के खिलाफ जो अभी वॉर छेड़ रखा उसको छोड़ो, पहले तो आईसीसी पे हम लोग मिसाइल गिराएंगे। तो जो मेजर कंट्रीज है उनके खिलाफ तो आईसीसी कुछ कर नहीं रही है, जो मेजर कंट्रीज नहीं है या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है उसकी तरफ ये बेसिकली बिना मतलब जो है डिसीजन देती है। अब प्रॉब्लम एक और है कि यहाँ पर पॉलिटिकल जो बैकलैश है हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअली यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कई क्रिटिसिज्म है, अफ्रीकन यूनियन हो गया या फिर इजराइल हो गया, इसकी तरफ से हमें देखने को मिला है। अब अगर हम लोग ये चाहते हैं, आईसीसी खुद ये चाहता है कि भाई उनके डिसीजन को थोड़ा सा सीरियसली लिया जाए, तो उसके लिए क्या करना जरूरी है। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो आप डिसीजन को इन्फोर्स करवाना चाहते हैं उसके लिए आपको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, और उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे आपको कोऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तहत जब हम कोई कन्वेंशन या प्रोटोकॉल देखते हैं तो उसमें से कुछ इक्का दुक्का कन्वेंशन ऐसे हैं जो बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। जैसे मिनामाटा कन्वेंशन की अगर हम लोग बात कर लें तो यहां पर बेसिकली बाइंडिंग करना पड़े ऐसा कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि बाइंडिंग डिसीजन तो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी नहीं है जो यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है। अब इसके लिए बाइंडिंग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना है, ये कहीं ना कहीं बेवकूफी ही होगी। अब यहां पर जो जुरिस्डिक्शनल जो रीच है वो बेसिकली इनको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आईसीसी जो है वो उन्हीं के खिलाफ बेसिकली वर्डिक्ट देता है। यहाँ पर जो उनके मेंबर्स हैं, नॉन मेंबर्स के खिलाफ वर्डिक्ट यहाँ पर देता नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो मेंबर नहीं है तो उनकी बात मानने नहीं वाले, क्योंकि उस रोम स्टैच्यू की ट्रीटी पर तो नॉन मेंबर्स ने सिग्नेचर किया ही नहीं है, तो कोई रेलेवेंट ही नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। प्लस रिसोर्स और कैपेसिटी जो है आईसीसी को अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तभी बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे हमें बेसिकली देखने को मिलेगा कि कुछ यहाँ पर सही किस्म से चीजें हो रही हैं। अब जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है आईसीसी का कि बहुत ज्यादा पार्शल होते हैं, वो अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी बेसिकली लोगों के लिए, लोगों के मन में एडवोकेसी को थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाकर अपनी बात यहाँ पर रखनी पड़ेगी, आईसीसी को थोड़ा सा न्यूट्रल होना पड़ेगा, और जो फेयर डिसीजन है वो थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे। और इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप कोऑपरेशन चाहते हैं तो इंडिविजुअल कंट्री के साथ साथ जो रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया
या फिर ब्रिक्स हो गया या फिर अफ्रीकन यूनियन हो गया, इनके कोऑपरेशन के बिना किसी भी तरीके का काम नहीं हो पाएगा अगर आईसीसी चाहती है कि एक तरीके से वो स्ट्रॉन्ग बॉडी बनकर किसी के भी सामने आए। और इसी पर्टिकुलर जजमेंट से रिलेटेड आप लोगों का क्या कहना है? क्या आपको आईसीसी ने जो इजराइल के खिलाफ जो डिसीजन दिया या हमास के खिलाफ, क्या आपको थोड़ा सा भी रेलेवेंट लगता है, हाँ या ना? और इसमें प्लीज अपना कारण भी बताइए। और आपको क्या लगता है कि आईसीसी जो है वो इजराइल के खिलाफ भी यहां पर डिसीजन दे रही है, तो वो इजराइल के अगेंस्ट में है, और हमास के खिलाफ भी दे रही है तो हमास के अगेंस्ट में, या फिर न्यूट्रल होने की कोशिश कर रही है? अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा इसका आंसर लिखने की। पूछा गया है आपसे, that discuss the implication of the International Criminal Court's decision to issue arrest warrant for Israeli leaders Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant and senior Hamas official in relation to the 13-month Gaza conflict and the October 2023 Hamas attacks. How does this decision reflect the challenges and limitation of international justice? तो जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा उसी से रिलेटेड आपके सामने सवाल है। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और अगर आप ये चाहते हैं कि इजराइल और पैलेस्टाइन या हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है, इसकी नई अपडेट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स तक पहुंचे, तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।